हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आप लोगों की लाइफ इन जनरल अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे ट्रांसफ़र प्राइसिंग के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। मैंने ऑलरेडी इसे कंसेप्ट के 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, दोनों 1 आवर ईच के हैं। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो वीडियोस में अपलोड हुए हैं। एंड अभी हम कर लेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड दिस विल एंड आवर ट्रांसफ़र प्राइसिंग का चैप्टर। ठीक है, नाम बस बहुत अपने को हार्ड लगता है, एक हवा बन गया कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऐसा है वैसा, बहुत दिमाग लगता है, बट एकदम ईजी है। एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन भी इसके बहुत ही ईजी हैं। 13 क्वेश्चन है, उसमें से 3 तो आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे एंड 10 क्वेश्चन है। अभी फटाफट पहले वो 10 क्वेश्चन करते हैं, देन वी गो फॉर 3 एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एग्जामिन द कंसेक्वेंसेज दैट वुड फॉलो इफ एसएससी ऑफिसर मेक एडजस्टमेंट टू आर्म लेंथ प्राइस इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ द एसएससी रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन टैक्सेबल इनकम। व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू एसएससी। तो बेसिकली इसका क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर जो एसएससी ऑफिसर है उसने ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविज़न अप्लाई करके, सपोज यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन प्राइस था ₹5000 था और जो आर्म लेंथ प्राइस था वो आपका है 6000। ना यहाँ पे एक एसएससी ऑफिसर ने एसेस किए, सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स देखे और आपका जो आर्म लेंथ प्राइस है वो आपके ऊपर लागू कर दिया है। तो अभी आपको यहाँ पे ₹1000 से क्या हो गया, आपको टैक्स इंक्रीज़ हो गया है। तो इस केस में क्या क्या कंसिक्वेंसेस होगा, आपका ₹1000 आपका इनकम में और ऐड होगा तो उसका क्या क्या कंसिक्वेंसेस होगा। एंड आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, आप किसके दरवाजे खटखटा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि 5000 का 5000 ही रहे, ₹1000 ऐड ना हो, तो आप किसका दरवाज़ा खटखटाएं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि इनकेस जो असिस्टेंट ऑफिसर है वो अगर एडजस्टमेंट कर रहे हैं आर्म लेंथ प्राइस में, जिससे कि क्या हो रहा है, हमारा जो टैक्सेबल इनकम है एसएससी का वो इंक्रीज़ हो जा रहा है, तो उसके में जो जो ₹1000 हमारे इनकम में ऐड होगा उसमें अपने को कोई भी फर्दर रिडक्शन नहीं मिलेगा। चाहे वो रिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 10AA हो या चैप्टर नंबर 6A का, कोई भी इस ₹1000 में जो हमारा इनकम इंक्रीज़ होगा उसमें कोई भी आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट नहीं होगा अदर एसोसिएट एंटरप्राइज में। मतलब बेसिकली 2 एसोसिएट एंटरप्राइज चाहिए ट्रांजेक्शन होने के लिए, तो कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट नहीं होगा। अगर इस पे ऐड हो रहा है तो कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट नहीं होगा इस अदर एसोसिएट एंटरप्राइज में। ठीक है, अब क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है एसएससी को, तो वो जो है वो क्या कर सकते हैं, 144C। याद करो 144C कहाँ पढ़े हैं, ये हम पढ़े थे असेसमेंट के केस में। उसमें हम डीआरपी बोल के एक चीज़ पढ़े थे कि वहाँ पे डीआरपी इन्वॉल्व होता है, तो उसमें हम एक ट्रांसफर प्राइसिंग का भी पढ़े थे, याद करो। एक एक लाइन उसमें हमने ट्रांसफर प्राइसिंग का था कि अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है ट्रांसफर प्राइसिंग की वजह से, तो भी हम डीआरपी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 144C के अंदर अपन डीआरपी को इन्वॉल्व कर सकते हैं विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीव ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, डीआरपी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, या फिर अपन अपील कर सकते हैं अंडर सेक्शन नंबर 246 से विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेज ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, रिविज़न कर सकते हैं। ठीक है, 3 चीज़ कर सकते हैं अपन, डीआरपी के पास जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, रिविज़न कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। डिटेल एक बार जस्ट रीड कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आई डॉट है, ये बेसिकली आई लिमिटेड है। आई लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो कि सप्लाई कर रही है बिलेट्स टू इट्स होल्डिंग कंपनी यू लिमिटेड। मतलब कि यहाँ पे आपका आई लिमिटेड की इंडियन कंपनी है, वो बिलेट्स एक मतलब कुछ एक प्रोडक्ट है वो होल्डिंग कंपनी को सप्लाई कर रही है जो कि यू लिमिटेड है, और ये यू लिमिटेड आपके यूके में है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आई लिमिटेड ऑल्सो सप्लाई द सेम प्रोडक्ट टू अनदर यूके बेस्ड कंपनी वी लिमिटेड एंड अनरिलेटेड एंटिटी। तो अपन ये एज्यूम कर रहे हैं कि बेसिकली देखो यहाँ पे जो आई लिमिटेड है 2 लोगों को सप्लाई कर रही है, एक यू लिमिटेड एक वी लिमिटेड है, ये भी यूके का है, ये भी यूके का है, और ये हमारा जो है वो अनरिलेटेड है। अपन ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा एसोसिएट एंटरप्राइज है। ठीक है, ओके। द ट्रांजेक्शन विथ यू लिमिटेड आर प्राइस, इसको यहाँ पे ये जो यू को दे रही है वो यूरो 500 पर मीटर दे रही है एफओबी प्राइस, बट जब वी को दे रही है वो 700 पे दे रही है। तो बेसिकली जो मार्केट प्राइस है, जो आर्म लेंथ प्राइस है वो 700 में है, बट क्योंकि यू उसका रिलेटेड पर्सन एसोसिएट एंटरप्राइज है इसलिए उसको वो 500 में दे रही है। बट यहाँ पे अपने को फर्दर इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो इंश्योरेंस इन फेट है वो अमाउंट कर रहा है €200 पर मीटर। कंप्यूट द आर्म लेंथ प्राइस। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आपको 2-3 चीज़ करना है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि इन लोग ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज हुआ है कि नहीं। दैट मीन्स आपको बताना है कि यहाँ पे जो आई लिमिटेड है एंड यू लिमिटेड है वो एसोसिएट एंटरप्राइज है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको 90
आपको आर्म लेंथ प्राइस का रेफरेंस देना है। आर्म लेंथ प्राइस का रेफरेंस में आपको ये बताना है कि आर्म लेंथ प्राइस अपने को निकालना है एंड कौन से मेथड से आप यहाँ पे आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे। तो अगर हमको एक अनरेटेड पर्सन और एक रेटेड पर्सन का डेटा दिया जाता है तो हम हमेशा कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका कब मेथड यूज़ हो जाएगा, देन उस मेथड को आपको अप्लाई करना है। उस मेथड को अप्लाई करने का फर्स्ट थिंग, आप जो अनरेटेड पर्सन के साथ जो अपने ट्रांजेक्शन के वो लिखना है, दैट इज 700 लिखना है। उसके बाद एडजस्टमेंट करना है जो भी डिफरेंसेस है, तो जो इंश्योरेंस एंड फिट अमाउंट है उसमें माइनस करेंगे 200। तो यहाँ पे एडजस्टेड प्राइस हमारा आ जाएगा 500, जो कि हमारा रियल ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे अपना जो आर्म लेंथ प्राइस है और जो वो ट्रांजेक्शन हुआ है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जिस कंसिडरेशन में हुआ है वो सेम है। देयरफॉर यहाँ पे हमारा कोई भी हमारा जो उन्होंने जो जिसमें ट्रांजेक्शन किया है वही हम आर्म लेंथ प्राइस मान लेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग अपने को ये बताना है कि ये एसोसिएट एंटरप्राइज है, क्योंकि इस केस में अपने को होल्डिंग कंपनी का नाम दिया था। यहाँ पे अपने को दे रखा है देखो कि ये होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, तो ये अपन मान लेंगे कि हमारा क्या है, ये एसोसिएट एंटरप्राइज है। एंड अगर ये एसोसिएट एंटरप्राइज है तो ये कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन मेथड से, कब मेथड से हमारा ALP डिटरमाइन होगा, ALP डिटरमाइन कर लेना है, देन फैक्ट ऑफ द केस लिख देना है एंड देन कंक्लूजन लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड ऑपरेटिंग इन इंडिया इज अ डीलर ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर बाय येन लिमिटेड ऑफ जापान। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड इंडिया का है, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है जापान में वो उसके साथ डील करता है। येन लिमिटेड ओन्स 55% शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड आउट ऑफ 7 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी 4 वेर अपॉइंटेड बाय देम। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लिक हो गया होगा कहाँ जा रहा है क्वेश्चन, एसोसिएट एंटरप्राइज के ऊपर। ठीक है, द असेसिंग ऑफिसर आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ ₹300 लाख ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द रिलेवेंट ईयर एंड बाय नोटिसिंग दैट द कंपनी हैज़ फेल्ड टू मेंटेन द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स एंड हैज़ ऑल्सो नॉट ऑब्टेन्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट। क्या नहीं किया, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं, उसके बाद जो अकाउंटेंट का रिपोर्ट है, ठीक है। तो अपने को बेसिकली ये बता दिया है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर जो अपने को रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट बोल रहा है, वो हमने मेंटेन नहीं किया है। देयरफॉर उन्होंने क्या किया, 30 लाख हमारे इनकम में को डिक्लेयर करा के हमको एडजस्ट कर लिया है एंड उसके लिए एक अच्छा सा सो कॉज नोटिस भी इशू किया गया है। सो कॉज नोटिस बेसिकली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड गिवन है। ठीक है, जब सो कॉज नोटिस में वर्डिंग्स ऐसा होता है कि आप ये बताओ कि हम क्यों आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज नहीं करें, ये सब वर्डिंग्स होता है। तो यहाँ पे अपने को क्या हो गया, सो कॉज नोटिस इशू हो गया, मतलब अपने को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड गिवन है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में ये आपका मैंशन है। अभी यहाँ पे आंसर में सबसे पहले बता दें कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में हो रहा है कि नहीं। 55% शेयर है अपना क्वेश्चन, अपना एसोसिएट एंटरप्राइज होने के लिए कितना चाहिए था, 26% है, तो यस। 7 मतलब मोर देन हाफ चाहिए अपने को, तो 4 डायरेक्टर्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ 7 डायरेक्टर्स वो क्या कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है। तो ये आपका एसोसिएट एंटरप्राइज है क्योंकि ये मोर देन हाफ अपॉइंट कर रहे हैं। तो इस केस में जो येन लिमिटेड एक नॉन रेसिडेंट है और कोई भी ट्रांजेक्शन बिटवीन एक्स एंड येन में है वो हमारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगा अंडर सेक्शन नंबर 92B, क्योंकि ये हमारा जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ये एसोसिएट एंटरप्राइज के अंडर हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर जो इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन हैज़ टू बी, और यहाँ इसलिए यहाँ पे जो भी हमारा अगर हमारा इन एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो अपने को मेक श्योर करना है कि वो आर्म लेंथ प्राइस में हो रहा है। इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, उसने 30 लाख का इनकम डिक्लेयर कर दिया, मतलब एडिशनल लाइबिलिटी बढ़ा दी है। सो कॉज नोटिस भी इशू हुआ है, तो यहाँ पे क्या वो कर सकता है, येस वो कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश नहीं किए हैं, अकाउंटेंट रिपोर्ट नहीं दिए है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पेनल्टी का प्रोविज़न इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे वही पेनल्टी लग रहा है। यहाँ पे सबसे पहले अगर ये वो फर्स्ट पेनल्टी हमने एक टेबल था उसमें सब पेनल्टीज पढ़े थे, वही पेनल्टीज यहाँ पे भी एक है। फर्स्ट केस में हमारा क्या था, सेक्शन नंबर 270A सेक्शन नंबर तो पढ़े ही नहीं थे, इसलिए सेक्शन नंबर का अलग से लिस्ट बना लेना। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बोला था कि अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो कि हुआ है और आप उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो आपका, मैंने आपको ऑलरेडी बताया 3 टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। फर्स्ट आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड थर्ड आपका स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है और आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो भी पेनल्टी अट्रैक्ट होगा वो 200% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल सिंस इट इज़ अ केस ऑफ मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम।
ठीक है। तो जैसे आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के कुछ इनकम नहीं दिखाए, तो उस इनकम में जितना टैक्स हो रहा है उसका 200% आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में है कि अगर आप कोई भी रिक्वेसाइट्स रिकॉर्ड जो कि सबसेक्शन डी में रिक्वायर्ड है, 92D में जो भी रिक्वायर्ड, अगर आप वो नहीं फर्निश करें तो जो पेनल्टी लगेगा वो सेक्शन नंबर 271A में लगेगा, जो कि 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगा। जितना भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगा उसका 2% ऑफ द वैल्यू आपका पेनल्टी लग जाएगा। एंड थर्ड केस में अगर आपको अकाउंटेंट ने 92E में जो अपने को भरना था, ओके, तो उसमें अकाउंटेंट का रिपोर्ट जो है सेक्शन नंबर 92E के अंदर अगर वो भी फर्निश नहीं कर रहा है, तो इस पर भी जो हमारा पेनल्टी है वो फिक्स पेनल्टी है, जो कि सेक्शन नंबर 271BA के अंदर लगेगा, दैट इज़ ₹1,00,000। उसके साथ असिस्टेंट ऑफिसर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है, सो कॉज नोटिस देके ये सब करना है। एंड अपन ये एज्यूम किया कि ये इसमें कोई भी सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, या फिर इसमें एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में एंटर नहीं हुआ था। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे आपको बोला है कि अनुस मोटर्स लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो कि अपना इनकम डिक्लेयर कर रहा है ₹300 करोड़, जो कि इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 4D है, बट बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट इन द फॉलोइंग है। ओके, तो अभी तक अपना जो इनकम वो डिक्लेयर किया है वो ₹300 करोड़ डिक्लेयर किया है। फर्स्ट केस आपको बता रहे हैं कि 10,000 कार सोल्ड टू रीडा लिमिटेड, एक यूएस कंपनी की है जो कि होल्ड करती है 30% शेयर इन अनुस मोटर्स लिमिटेड एट अ प्राइस विच इज़ लेस बाय $200 ईच कार देन द प्राइस चार्ज फ्रॉम सिंग। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली अगेन आपको देखो आर्म लेंथ प्राइस के लिए पूछा है, उसके साथ साथ आपको ये दिखाना है कि ये एसोसिएट एंटरप्राइज है, तो एसोसिएट एंटरप्राइज में होने के लिए 26% शेयर हेल्ड होना चाहिए। यहाँ पे वो 30% हेल्ड कर रहा है शेयर, तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज है। उसके बाद आर्म लेंथ प्राइस बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले एसोसिएट एंटरप्राइज डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि रॉयल्टी ऑफ रुपीज़ इतना वॉज पेड टू क्यूटो लिमिटेड, अ यूएस कंपनी, फॉर यूज ऑफ टेक्निकल नो हाउ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार। हाउएवर क्यूटो लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड द सेम नो हाउ टू अनदर इंडियन कंपनी फॉर इतना। ठीक है, तो बेसिकली इसमें भी आर्म लेंथ प्राइस वाला कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नो हाउ वाला भी, अगर 100% नो हाउ जिस कंपनी से आ रहा है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एसोसिएट एंटरप्राइज होगा। तो इस केस में हमारा जो क्यूटो लिमिटेड है, जो यूएस कंपनी है, जो अनुस मोटर्स लिमिटेड है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। थर्ड क्या बोल रहा है कि लोन ऑफ यूरो इतना करोड़ कैरिंग इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 10% एडवांस्ड बाय डॉफ लिमिटेड, अ जर्मन कंपनी, वॉज आउटस्टैंडिंग। टोटल बुक वैल्यू ऑफ द एसेट on the date was 90,000 crores. The said Germany company has also advanced a loan of similar. Okay, तो बेसिकली इसमें आपका इसमें भी एसोसिएट एंटरप्राइज में जो लोन आएगा आपका, यहाँ पे जितना भी बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट होगा उसका 51% से ज़्यादा का लोन आ रहा है, 51% से ज़्यादा का लोन आ रहा है, तो वो हमारे एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। तो इस केस में अभी अपने को निकालना है, तो पहले इतना कर लेते हैं। देखो, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, अगर 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइजेस हैं तो यहाँ पे अपना चैप्टर लगेगा। फर्स्ट केस में देखो एज पर 92A, क्योंकि वो होल्ड कर रहा है मोर देन 26% ऑफ वोटिंग पावर, तो इस केस में जो ये रीडा लिमिटेड है वो हमारी एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। क्यूटो लिमिटेड भी होगा क्योंकि वो सोल ओनर ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज बाय है। ठीक है, एंड यहाँ पे अपना 51% ऑफ द बुक वैल्यू से ज़्यादा होने से यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा कि वो, तो यहाँ पे आपको देखना है कि 51% होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना 1000 है और यहाँ पे 90,000। ओके, यहाँ पे यूरोज़ में है, यहाँ पे रुपीज़ में है, तो ये इस यूरो को पहले आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखिए $1 अपने को ओके $1.63 दे दिया है, एंड €1 आपको 84 दे दिया। तो बेसिकली आपका 84,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इंटू 100 करेंगे, जो कि ऑब्वियसली 51% से ज़्यादा है। तो तीनों केस में यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, एसोसिएट एंटरप्राइज हो रहा है। अब अपने को आर्म लेंथ प्राइस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन, और तीनों में अगर आप देखेंगे तो एक अनरिलेटेड पार्टी का दिया है और एक रिलेटेड पार्टी का दिया है, तो बेसिकली इसमें अपना कप मेथड यूज़ होकर क्या हो जाएगा, हमारा आर्म लेंथ प्राइस निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे पहले अपन ये सॉल्व होते हैं, फिर अपन देखेंगे प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाला केस सॉल्व करते हैं। 10,000 कार सोल्ड हो रहा है रीडा लिमिटेड को, जो कि 30% होल्ड कर रहा है, ये वाला तो हमारा केस हो गया है, एट अ प्राइस विच इज़ लेस बाय $200। सो बेसिकली अपने को डिफरेंसेस ऑलरेडी बता दिया है कि अपन 10,000 कार सेल कर रहे हैं, बट अपन अपने अनरिलेटेड पर्सन को, मतलब हम लोग बेसिकली इसको, जो हमारा एसोसिएट एंटरप्राइज है उसको $200 लेस में दे रहे हैं। तो हमारा जो भी डिफरेंसेस है वो $200 का है। ठीक है, $200 ईच कार है, तो बेसिकली यहाँ पे आपका 200 इंटू 10,000 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका डॉलर है रेट, तो इंटू 63 हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन में बाद में बताऊँगा कैसे हुआ है। पहले यहाँ पे 200 इंटू 10,000 इंटू 63, दैट इज आपका इतना निकल आया।
ठीक है। सेकंड केस आते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं कि रॉयल्टी हमारा इतना है वॉज पेड टू क्यूटो फॉर यूज़, बट यहाँ पे हाउएवर जो सेम नो हाउ है अनदर इंडियन कंपनी को अपन 90 में दे रहे हैं। तो ये वाला जो है ये 120 माइनस 90 हो जाएगा एंड अगेन इंटू 63 हो जाएगा। 120 माइनस 90, देखो 120 माइनस 30 आएगा इंटू 63 हो जाएगा। एंड थर्ड केस क्या बोल रहे हैं कि लोन ऑफ यूरो 10,000 करोड़ हैं जो कि 10% पर एनम है, और अपन जो जर्मन कंपनी को दे रहे हैं वो 9% के हिसाब से दे रहे हैं। तो बेसिकली 1% अपन कम दे रहे हैं, तो 10,000 का इंटू 1% करेंगे एंड इसमें अपना रेट क्या हो जाएगा, यूरोज़ है तो इंटू 84 हो जाएगा। तो देखो 84 इंटू 1000 है, उसका 1% लिया गया है। ठीक है। तो आपका ये सब जो एडजस्टमेंट है, ये अभी ये सब जो हमारे हैं ये अपने डिफरेंसेस है, मतलब इतना अपने को हमारा अनरेटेड पर्सन के साथ इतना अनरेटेड पर्सन और एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में इतना डेविएशंस वाले प्राइजेस हुए हैं, तो इसको हम अपना इनकम में ऐड कर लेंगे। और हमारा ऑलरेडी इनकम यहाँ पे अपने को 300 करोड़ दे दिया था, तो ये सब ऐड करने से हमारा जो टोटल इनकम हो जाएगा वो 1171.5 हो जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन देखो, यहाँ पे आपको नोट दे दिया, तो इट वुड बी बेस्ट अगर आप भी ये नोट दे दो कि हम यहाँ पे जो अंशु मोटर्स है ना तो उसने एपीए में एंटर किया है, ना ही वो सेफ हार्बर रूल अप्लाई किया। ठीक है। ये नोट हमेशा लिख के आ जाना। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग इनटू एक्जिस्टेंस द प्रोविजन रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन क्यों आया। क्योंकि देखो पहले क्या होता था कि एक ही कंट्री में सारे पहले अपना ग्लोबल कंपटीशन नहीं था, खाली हम एक ही कंट्री में प्रोडक्शन करते थे, एक ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करते थे, एक ही में डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही में परचेज सेल करके प्रॉफिट भी उसी में आ जाता था। बट अब क्या हो गया, हमारा जो कंट्री है वो हमारा इंडिया में ग्लोबल होने लगे, मतलब बाहर के भी आते हैं, हम भी बाहर जाते हैं, ऐसा हो गया। तो इस केस में क्या हो गया, ये मल्टीनेशनल एंटरप्राइज हो गई हैं और उनके पास ये एबिलिटी है कि उन लोग क्या कर सकते हैं। देखो कि सपोज़ उन लोग का एक है XYZ लिमिटेड, ठीक है, एक XYZ लिमिटेड है, वो इंडिया का है, उसका 2-3 ब्रांच है। सपोज़ एक यूएस में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक इंग्लैंड में है। नाउ इंग्लैंड एक ऐसा प्लेस है, एज्यूम कर लो कि यहाँ पे आपका जो टैक्स रेट लगता है वो 4% या 5% के हिसाब से लगता है, या सपोज़ ये टैक्स हेवन है, इंग्लैंड हमारा जो है टैक्स हेवन है, यहाँ पे आपको फर्स्ट 5 से 10 ईयर से सपोज़ यहाँ पे आपको टैक्स नहीं लगने वाला है। तो ऑब्वियसली जो XYZ है वो ये क्या सोचेगा कि जो Z वाला ब्रांच इंग्लैंड में है वहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम हो, क्योंकि वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। एंड देयरफॉर वो ट्राई करेगा कि एक्स एंड वाई के जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो कैसे ना कैसे यहाँ पे जेड में डिस्पोज ऑफ कर दो, ताकि यहाँ का प्रॉफिट ज़्यादा रहे और यहाँ पे अपने को कम टैक्स लगे, और जहाँ एक्स एंड वाई में जहाँ पे टैक्स का परसेंटेज हाई है वहाँ पे कम प्रॉफिट हो, जिससे अपने को ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़े। ऐसा होता था। देयरफॉर यहाँ पे अपना ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट आया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बार इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, पूरा पढ़ते हैं अच्छे से। प्रेजेंस ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज इन इंडिया एंड देयर एबिलिटी टू एलोकेट प्रॉफिट इन डिफरेंट जुरिडिक्शन बाय कंट्रोलिंग प्राइस इन इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस। इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन मैंने बताया सारे ट्रांजेक्शन को उसमें डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेगा। तो वो जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन को उन लोग वो कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जिससे हमारे को दिक्कत आ सकता है, हमको इश्यूज आ सकता है रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग। यहाँ पे जो वही बताया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट 2 or more एंटिटीज बिलोंगिंग टू द सेम मल्टीनेशनल ग्रुप, जैसे X and Y and Z सेम मल्टीनेशनल ग्रुप में है XYZ में, दे कैन फिक्स अप द प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज and allocate profit among the enterprise with the group in such a way that there may be either no profit or negligible profit in the jurisdiction with tax profits and substantial, मतलब जहाँ पे टैक्स रेट हाई है वहाँ पे लोग ऐसा ट्रांजेक्शन्स करेंगे जिससे कि जहाँ पे टैक्स रेट हाई है वहाँ either नो प्रॉफिट आए या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल प्रॉफिट आए। ठीक है। एंड जहाँ पे हमारा जो टैक्स का लायबिलिटी मिनिमम है वहाँ पे उनका प्रॉफिट भी अच्छा आ जाए। ठीक है। जिससे कि क्या होगा, वो एडवर्सली कंट्री को अफेक्ट करेगा, उसके रेवेन्यू को अफेक्ट करेगा। तो ये सब जो कॉम्प्लेक्स इशू था उसके बीच में, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग का राइज आए, ताकि जो भी मैनिपुलेशन से प्राइस चार्ज जो हम कर रहे हैं उसको अपन रोक सकें, और यहाँ पे जो भी उन लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं सब रिजनेबल फेयर में हो और सबके सब हमारे आर्म लेंथ प्राइस में हो। ऐसा नहीं है कि वो आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज है देयरफॉर आप उसको सस्ते में दे दिए, ऐसा कुछ नहीं, सब आर्म लेंथ प्राइस में होना चाहिए। इसलिए हमारा यहाँ पे है ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट आया है। ठीक है। ये बार पढ़ के जाना है, एग्जाम में आया तो एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट आप लिख सको। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली बॉन्ड स्ट्रिपिंग के ऊपर है। हमने कंसेप्ट वाले वीडियो में बॉन्ड स्ट्रिपिंग अलग बाद में पढ़ेंगे सोच के, इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया था। तो एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करने से समझ में आ जाएगा। एंड बॉन्ड स्ट्रिपिंग इफ़ यू वांट, तो कोई भी फैकल्टी की वीडियोस अवेलेबल है, एनवीबीसा की वीडियोस अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। हार्डली 10 मिनट्स का वीडियो है।
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आर एक इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया है, वो 1000 इक्विटी शेयर्स खरीदा ऑफ ₹10 ईच ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, ए लिमिटेड का शेयर्स खरीदा 1000 शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से एट ₹50 पर, फेस वैल्यू 10 है, एंड वो खरीदा ₹50 पर शेयर्स ऑन 30th May 2019। ही सोल्ड 700 इक्विटी शेयर्स एट ₹35 पर शेयर ऑन 30th September 2019 and the remaining 300 shares at 25 per shares on 28th December 2019। ए लिमिटेड डिविडेंड डिक्लेयर किया 50%। रिकॉर्ड डेट है हमारा 10th of August 2019 एंड आर सोल्ड ऑन 1st Feb 2020 अ हाउस फ्रॉम विच ही डराइव अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹75,000। तो बेसिकली यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी आप कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं वो कैसे कंप्यूट होगा कि अगर कोई भी पर्सन एनी पर्सन बाय कर रहा है, एक्वायर कर रहा है कोई भी सिक्योरिटीज या यूनिट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट। ठीक है, रिकॉर्ड डेट से 3 महीने पहले वो उसको एक्वायर कर रहा है और वो पर्सन सेल कर दे रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है सिक्योरिटीज़ को विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months आफ्टर सच डेट। 3 महीने पहले वो एक्वायर कर रहा है सिक्योरिटीज़ रिकॉर्ड डेट से एंड 3 महीने बाद उसको बेच दे रहा है, या फिर ही इज़ एक्वायरिंग एनी सिक्योरिटीज़ और यूनिट 3 months prior the record date and he is disposing the same 9 months। ठीक है, फर्स्ट केस में सिक्योरिटीज़ 3 महीने पहले रिकॉर्ड डेट के एक्वायर कर रहा है, बाय कर रहा है, 3 महीने आफ्टर द रिकॉर्ड डेट वो उसको क्या कर दे रहा है, ट्रांसफ़र कर दे रहा है। एंड सिमिलरली यहाँ पे 3 महीने पहले वो रिकॉर्ड डेट एक्वायर कर रहा है यूनिट्स एंड उसको पीरियड ऑफ 9 months आफ्टर सच ड्यू डेट आप उसको क्या कर रहा है, डिस्पोज ऑफ कर रहा है। और जो डिविडेंड इनकम ऑफ सिक्योरिटी रिसीव और रिसीवर बाय सच पर्सन और उसको उस सिक्योरिटी पे या उस यूनिट में डिविडेंड इनकम मिल रहा है, तो जो भी लॉस होगा ना अगर उसको अराइज हो रहा है ऑन सच पर्सन परचेज या सेल ऑफ यूनिट या सिक्योरिटीज़ में, टू द एक्सटेंट सच लॉस डज नॉट एक्सेड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, मतलब अप टू द अमाउंट ऑफ डिविडेंड जितना भी लॉस हो रहा है, सपोज 50 का लॉस हो रहा है बट यहाँ पे डिविडेंड अगर आपको 20 का मिल रहा है तो अप टू 20 का लॉस हो क्या हो सकता है ऑन सच शैल बी इग्नोर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग। तो वो जो 20 का जो लॉसेस है वो क्या करेगा, वो उसको हम इग्नोर कर देंगे वाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। ठीक है, ये इसका क्या है, कंसेप्ट है। ओके, नाउ यहाँ पे अपन देखते हैं क्या केस स्टडी। रिकॉर्ड डेट सबसे पहले कब है अपना 10th of August 2019 रिकॉर्ड डेट है। इससे अपने को यहाँ पे सिक्योरिटीज़ हम ले रहे हैं, अपन का परचेस किया 30th May 2019। तो देखो यहाँ पे अच्छा पहले अपन डायरेक्ट आंसर से ही देखते हैं। यहाँ पे आपको फॉर दिस पर्पज रिकॉर्ड डेट मतलब सच डेट एज मे बी फिक्स बाय द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ द होल्डर टू द सिक्योरिटीज जो मिलता है उसको हम रिकॉर्ड डेट मानते हैं। सबसे पहले अपन डेट का परचेज कब किए थे, 30th May को किए थे, रिकॉर्ड डेट अपना 10/8 है, 3 months है, हाँ 3 months है। सेल कब कर रहे हैं, फर्स्ट 700 शेयर्स अपन 30th 9 को कर रहे हैं, 2012 को कर रहे हैं। ये विद इन 3 months है, ये विद इन 3 months नहीं है, तो इसमें आपको जो डिविडेंड है वो आपको नहीं डिडक्ट करना है। ठीक है, इसमें आपका 700 शेयर्स है, इसमें 300 शेयर्स आप इसको सेल किए 35 में 25 में, तो सेल कंसिडरेशन फर्स्ट केस में 700 × 35 आपका 24500 आ गया, 300 × 25 7500 आ गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने 700 शेयर्स कितना में खरीदे, मतलब क्वेश्चन में दिया कि 1000 शेयर्स को 50 में खरीदे, तो 700 इंटू 50 तो 35,000 एंड बाकी के रेस्ट 300 इंटू 50 15,000। तो यहाँ पे आपका जो भी आया वो इतना आया। एंड इस केस में अपन को डिविडेंड माइनस करना है, दैट इज़ अपने को 700 शेयर्स में जो हमारा फेस वैल्यू था 10, उसमें 50% के हिसाब से अपने को डिविडेंड मिल रहा था, तो अपने को 3,500 का डिविडेंड मिल रहा था। ना अपना जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो 7,000 एंड 7,500 का है। ठीक है, ओके नाउ ये जो उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक चीज़ और लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 75,000 का, उससे आप क्या डिडक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस डिडक्ट कर सकते हैं सेट ऑफ वाले रूल्स के हिसाब से। तो देयरफॉर आपका जो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो 60,500 का होगा। समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। Exi Limited is an Indian company in which Jilla company, a US company, has 28% shareholdings and voting power 26% से ज़्यादा है, तो एसोसिएट एंटरप्राइज है। फर्स्ट आपको लिखना है एसोसिएट एंटरप्राइज है कि नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट में अपन नहीं पढ़े एजम्पशंस लिख के आना है अपने को। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर इफेक्टेड ड्यूरिंग दिस टू कंपनीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एक्सी लिमिटेड सोल्ड 1 लाख piece of t-shirt at ₹2 per t-shirt to Zilla Inc. The identical t-shirt were sold to unrelated party namely at ₹3। कप मेथड आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि एक्सी बोरोड $2 lakh from a foreign lender based on the graduate of on the guarantee of Zilla. For this, Exi paid 10,000 as guarantee fees to Zilla to an unrelated party for the same amount, collected 7,000 as a guarantee fee. Okay,
समझाऊंगे। फिर है एक्सी लिमिटेड पेड 15,000 टू फॉर गेटिंग वेरियस पोटेंशियल कस्टमर्स डिटेल्स टू इम्प्रूव द बिजनेस एंड इट प्रोवाइड द सेम टू द अनरेटेड पर्सन ऑफ 10,000। नाउ एज्यूमिंग रेट इतना है एंड जो एक्जी है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है एंड इट्स इनकम बिफोर ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट हमारा 1200 लाख था। तो अपने को बताना है। तो ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट तो आपको ये लिखना है कि क्योंकि ये 28% शेयर होल्डिंग है तो ये हमारा 26% से ज़्यादा है, वोटिंग पावर भी हेल्प करता है, ये हमारा एसोसिएट एंटरप्राइज है। तो इसके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उसमें अपने को आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन करना है। आर्म लेंथ प्राइस अपन को डिटरमाइन करने के लिए कप मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है। तो इस केस में हमारा सारे अनरेटेड पार्टीज़ के साथ साथ हमको कंपेयर करके दिया, तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है वो कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइजेस है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको कंपेरेबल वो लेने हैं। तो सबसे पहले इसमें अपन को डिफरेंसेस देखते हैं। फर्स्ट केस में यहाँ पे अपन 1 लाख पीस सेल कर रहे हैं 2 में, बट हमारा जो अनरेटेड था उसे 3 में सेल कर रहे हैं। तो बेसिकली 1 का डिफरेंस है, $1 का डिफरेंस है एक शर्ट में। तो हमारे पास 1 लाख शर्ट है एंड हमारा यहाँ पे एक्सचेंज रेट 64 है। तो $1 इंटू 1 लाख इंटू 64 आ जाना चाहिए। $1 इंटू 1 लाख इंटू 64, यहाँ पे आपका 64 लाख आ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि एक्जी बोरोड इतना फ्रॉम अ फॉरेन लेंडर जिसमें गारंटी जिला दिया था एंड इसके लिए मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सी को लोन चाहिए था तो उसके लिए जिला गारंटी दे रहा था एक्सी को। नाउ ये क्योंकि इसको गारंटी दे रहा था इसके लिए ये पेमेंट कर रहा था $10,000 को, ठीक है। एंड सिमिलरली जिला लिमिटेड एक अनरेटेड पार्टीज को भी गारंटी दिया था और उसमें उसको जो चार्जेस वो ले रहा था वो 7,000 का चार्जेस कलेक्ट कर रहा था। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंसेस कितना अपने को $3,000 का डिफरेंसेस है इंटू 64 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, 15,000 पे किया था एंड अनरेटेड को 10,000 क्या दिया था, 5,000 इंटू 64 कर देंगे। तो इसलिए हमारा यहाँ पे 69.2 है, इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हमारे इनकम में ऐड कर देंगे एंड और उसके बाद वो सेक्शन चैप्टर 6 का और सेक्शन 10AA का क्या नहीं कर सकता है, डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। बेसिकली यहाँ पे आपको मेंशन किया गया कि यहाँ पे SEZ यूनिट है तो अपन सोचेंगे कि यहाँ 10AA का आएगा क्या। तो यहाँ पे अपन ऑलरेडी पढ़े कि अगर हमारा आर्म लेंथ प्राइस में नहीं है उसके बाद जो इनकम हम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़े थे तो उसमें वो 10AA का और जो 80C वाले हैं वो सब जो डिडक्शंस हैं वो उसको क्लेम नहीं कर सकते अपने इंक्रीज इनकम में, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, करेक्टनेस बताना है। ट्रांसफर प्राइसिंग रूल शैल हैव नो इम्प्लीकेशंस वेयर इनकम इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ बुक प्रॉफिट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड सेकंड बोल रहा है एसेसिंग ऑफिसर कैन कंप्लीट द असेसमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इन डिसरिगार्ड टू द ऑर्डर ऑफ टीपीओ। तो यहाँ पे अपन ये पढ़ते कि जो टीपीओ जो ऑर्डर देगा वो एसेसिंग ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सेक्शन नंबर 92C प्रोवाइड दैट ऑन द रिसीव ऑफ द ऑर्डर, जो भी टीपीओ ऑर्डर देगा वो डिटरमाइन करेगा आर्म लेंथ प्राइस ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और यहाँ पे ये कन्फर्मिटी भी होगा और यहाँ पे जो ऑर्डर है वो बाइंडिंग होगा असिस्टेंट ऑफिसर को। देयरफॉर उसको वहाँ पे वो जो टीपीओ जो हमको आर्म लेंथ प्राइस बताएगा वो आर्म लेंथ प्राइस उसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि जब भी हम ट्रांसफर प्राइसिंग रूल एप्लीकेबल कर सकते हैं जब हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैथ वाला है कि बेसिकली जब हम मैथ में कैलकुलेट करते हैं ना तो यहाँ पे हमको जो एडजस्टमेंट्स बताए जाते हैं वही एडजस्टमेंट अपने को एडिशन या डिडक्शन करना है और कोई भी एडजस्टमेंट अपन नहीं कर सकते एक्सेप्ट अगर अपने को PL अकाउंट देखने से पता चल रहा है या फिर हमारी जो अकाउंटेंट पॉलिसीज़ या अकाउंटेंट स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट हुए हैं वो इनकरेक्ट है या फिर जो मेथड है या रेट है वो सब गलत है। तो इस केस में हम मैथ में बेसिकली अपना जो कंपनीज एक्ट में होता है ना उसमें ही अपन कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जामिन द रीजन वेदर द टू एंटरप्राइज डिफर टू इन इंडिपेंडेंट सिचुएशंस एसोसिएट एंटरप्राइज है कि नहीं। तो अपना फेवरेट क्वेश्चन है ही। किंगस्टन INC, a US company having its place of effective management also in USA, has advanced a loan equivalent to 130 to Ganga Limited, an Indian company, on 10th April 2019. Total book value of the asset is rupees 250 crore. Market value of the asset however is 300. तो अपने को यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि अपने को यहाँ पे बुक वैल्यू लेना है मार्केट वैल्यू नहीं लेना है। तो यहाँ पे अपन 250 करोड़ से कंपेयर करेंगे 130 का। तो 130 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100 शुड बी मोर देन 51% ऑफ तो इस केस में अपना ये 52% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट हो रहा है। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। उसके बाद देखो ये लास्ट लाइन लिखा कि गंगा लिमिटेड रिपेड 22 करोड़ बिफोर 31 मार्च 2020। याद करो ऐसा ऐसा
ऐसा कहाँ लिखा था कि अगर अपन रिपे कर रहे हैं तो हमारा ये इसमें से जो 51% उसमें से कितने शेयर कट जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा था क्या? याद करो, नहीं लिखा था ना, मतलब वो प्रोविज़न था ही नहीं। तो इन रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो बाद में उसको रिपे कर रही है नहीं कर रही है, एक बार अगर वो 51% से ज़्यादा लोन दे रही है अपने बुक वैल्यू, उसके एसेट की बुक वैल्यू के अमाउंट से, तो वो हमारा एसोसिएट एंटरप्राइज हो जा रहा है। अपने ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था कि वो रिपे कर रहा है तो अपने को माइनस करना है शेयर्स का, कुछ ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सेकेंड है कि चार्ल्स एक यूए कंपनी है, इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी यूके में है। उसके पास पावर है कि वह अपॉइंट कर सकता है 4 ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ एंडेस लिमिटेड, एक इंडियन कंपनी जिसके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 9 है। अगेन 50% मोर देन हमारा डायरेक्टर, मतलब जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसमें से 50% से ज़्यादा उसको अगर वो अपॉइंट कर सकते हैं तो वो एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएगा। तो इस केस में वो 4 आउट ऑफ 9 कर रहा है, तो 4 आउट ऑफ 9 हमारा 44% है। एंड इस केस में 50% नहीं है, मोर देन हाफ नहीं है, तो यहाँ पे अपना ये एसोसिएट एंटरप्राइजेस नहीं है, दे आर नॉट डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइजेस। थर्ड बोल रहा है टोटल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स ऑफ कावेरी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी इज 720 करोड़, आउट ऑफ द सप्लाई टू द ट्यून ऑफ 650 करोड़ आर बाय अरुबंद गुप्ता। यहाँ पे अपन रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहे थे, तो 90% ऑफ द चीज़ अगर अपने को 90% ऑफ आर रॉ मटेरियल अगर हमारे को दूसरे एंटरप्राइज आ रहा है तो वो एंटरप्राइज हमारे लिए क्या हो जाएगा? एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएगा। तो इस केस में 90.27 आ रहा था, कैसे 650 डिवाइडेड बाई 720 इंटू 100 कर लेंगे, 90.27 आ रहा, तो इस केस में हमारे क्या है? एसोसिएट एंटरप्राइज है। क्वेश्चन नंबर 10, एनपी लिमिटेड इंडियन कंपनी है, बोरो की है, ये हमारा वो वाला है गेस, हाँ ये वो वाला है लास्ट जो अपन पढ़े थे ना, EBITDA वाला, वो वाला है। क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से पढ़ते हैं। एनपी लिमिटेड इंडियन कंपनी है, वो बोरो की है 80 करोड़ ऑन 1/4/2019 फ्रॉम TL कंपनी, और कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है लंदन में, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। सेड लोन इज रिपेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, लोन इज गारंटेड बाय ST कंपनी जो कि यूके की है। फिर ट्वीड कंपनी जो कि नॉन रेसिडेंट है, वो होल्ड करता है शेयर कैरिंग 40% ऑफ द वोटिंग पावर बोथ इन MP, तो यहाँ पे बेसिकली NP एंड ST क्या हो गया? हमारे एसोसिएट एंटरप्राइज हो गए। नेट प्रॉफिट अपने को 7 करोड़ दिए हैं, आफ्टर डेबिटिंग द अबव इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन 4 करोड़ दे दिया, इनकम टैक्स 3 करोड़ दे दिया। अपने को अमाउंट कितना अपन उसको डिसअलाउ कर सकते हैं, वो वाला केस है यहाँ पे। तो अपन इसका ऑलरेडी पढ़े थे कि अपने को दो चीज़ देखना है, जितना भी इंटरेस्ट वो पे कर रहा है या फिर इंटरेस्ट माइनस 30% ऑफ EBITDA विच एवर इज लोअर करने हैं। तो इस केस में अपने को पहले वो कैलकुलेट कर, तो पहले आंसर पढ़ते हैं। अगर कोई भी इंडियन कंपनी जो कि बोरोवर है, यहाँ पे अपना बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए था, अगर वो कोई भी एक्सपेंडिचर इनकम कर रहा है, मतलब बेसिकली वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, एंड वो इंटरेस्ट अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो जो भी इंटरेस्ट पे करेगा या फिर जो भी इंटरेस्ट है माइनस 30% ऑफ द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन विच एवर इज लोअर, उसको रिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में वो 80 करोड़ का लोन मंगवाया 10% में, तो देयरफॉर वो 8 करोड़ पे कर रहा है इंटरेस्ट, 1 करोड़ से ज़्यादा, तो इस केस में यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे ये 40% वोटिंग पावर, मतलब 26% से ज़्यादा, तो यहाँ पे ये डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइजेस है, ये सब लिख लेना है। अभी कैलकुलेट करते हैं। चलो, अपने को ये पता है कि अपन कैसे, कितना डिसअलाउ है अपने को पता है, कितना डिसअलाउ होगा ये अपने को पता है। इतना डिसअलाउ होगा कि जितना वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, 80 करोड़ में 10% 8 करोड़ इंटरेस्ट पे कर रहा है, या फिर जितना वो इंटरेस्ट पे कर रहा है माइनस 30% ऑफ इंटरेस्ट बिफोर इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, टैक्सेस, ये सब है इंटरेस्ट। ठीक है, ये सब के बिफोर करना है। इनमें से विच एवर इज लोअर, उतना अपने को क्या करना है, उतना अपने को डिसअलाउ हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा 8 करोड़ आ जाएगा, सेकेंड वाला में अपने को 8 करोड़ माइनस 30% ऑफ EBITDA लेना है। तो EBITDA में अपने को यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे दिया है 3 करोड़ का। देखो, नेट प्रॉफिट दे दिया है 3 करोड़ का अपने को। यहाँ पे ये जो नेट प्रॉफिट दिया है वो आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर इनकम टैक्स दिया होगा ऑब्वियसली। तो ये तीनों को अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट हमारा कितना पे कर रहे हैं अपन, 8 करोड़ पे कर रहे हैं, तो 8 करोड़ हमारा ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन यहाँ पे 4 करोड़ दिया, इनकम टैक्स अपने को 3 करोड़ दिया, तो वो दोनों वो तीनों ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, इसका 30% आपको लेना है, 30% ऑफ उतना लेना है। तो ये रहा, देखो 8 करोड़ था, एंड इसमें से लोअर में आपको 8 करोड़ माइनस 30% ऑफ EBITDA इतना आ जाएगा, एंड 8 करोड़ विच एवर इज़ लोअर, तो अपना ये लोअर है, तो इतना अपने को इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार देख लेना। अब 3 MCQs आते हैं, चलो करते हैं।